हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंसल एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम पैडी कल्टीवेशन के ऊपर बात करेंगे, या हिंदी में कहें तो धान की खेती। ठीक है, सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम के बारे में बात करते हैं। बॉटनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। ठीक है। दूसरा होता है इसका फैमिली, क्या होता है? फैमिली होती है इसकी पोएसी। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसके अंदर? 2 = 24। ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ राइस। देखिए, ये जो राइस है आपका पोएसी कुल, पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली के ओराइजा, ओराइजा वंश का सदस्य है। ठीक है। ओराइजा वंश में आपकी 24 स्पीसीज पाई जाती हैं। इसमें से आपकी 22 तो वाइल्ड है, वाइल्ड स्पीसीज, और आपकी 2 स्पीसीज कल्टिवेटेड हैं। ठीक है। अब ये जो 2 स्पीसीज हैं आपकी, नंबर फर्स्ट ओराइजा सेटाइवा, और सेकंड आती है आपकी ओराइजा ग्लाइको बर्मा। ठीक है। ये आपकी अफ्रीका, अफ्रीका में ग्रो की जाती है। ठीक है। ओराइजा सेटाइवा की इसकी पुनः 3 स्पीसीज में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट इंडिका, सेकंड आपका जैपोनिका, और थर्ड आपका जवानिका। इंडिका आपकी इंडिया में ग्रो होती है। ठीक है। जैपोनिका आपकी जापान में, और जवानिका आपकी इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में ग्रो होती है। ठीक है। दोबारा समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ राइस। देखिए, राइस आपका पोएसी फैमिली के ओराइजा वंश का सदस्य है। ओराइजा वंश में आपकी 24 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से 22 स्पीसीज तो आपकी वाइल्ड है, और टू स्पीसीज आपकी कल्टीवेटेड होती है। ठीक है। वो 2 स्पीसीज कौन सी है? ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लाइकोबर्मा। ओराइजा सेटाइवा की पुनः 3 स्पीसीज है, इंडिका, जैपोनिका, जवानिका। इंडिका आपकी इंडिया में ग्रो होती है, जैपोनिका आपकी जापान में ग्रो होती है, और जवानिका आपकी इंडोनेशिया में ग्रो होती है। ठीक है। बात करते हैं इसके इंपोर्टेंस की। इंपोर्टेंस ऑफ राइस। ठीक है। सबसे पहले यह है एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है। इसका जो सूखा चारा होता है, इसका जो सूखा प्लांट होता है, उसका उपयोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है। जो इसका हरा प्लांट होता है, उसका उपयोग तो पशुओं के भोजन में किया जाता है। ठीक है। इसका जो टेस्ट वेट होता है 1000 ग्रेन। ठीक है। इसके राइस के अंदर आपका 71% कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। 73% प्रोटीन, और 6% मॉइस्चर, 1.5% मिनरल्स।
मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके ओरिजिन प्लेस के बाद बात करते हैं। ओरिजिन प्लेस, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार इसके जो राइस के ओरिजिन प्लेस है वो अलग अलग बताए जाते हैं, परंतु ये इसको ओरिजिन प्लेस है वो इसका इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है। ठीक है, इंडो बर्मा या साउथ ईस्ट एशिया। इसके बाद आता है आपका क्लाइमेट। देखिए यह एक खरीफ क्रॉप है, इसलिए इसे इसकी जो वृद्धि के लिए आपका 21 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसकी मैच्योरिटी के लिए यानी कि परिपक्वता के लिए 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए जब इसका सोइंग करते हैं तब इसके लिए अधिक ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है, परंतु जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तब उसको कम ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद आया सॉयल। देखिए धान की फसल के लिए उचित जल निकास वाली भारी दोमट सॉइल की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी जो सॉइंग है या खेती है इसकी हल्की अम्लीय मृदा, भारी अम्लीय मृदा से लेकर हल्की क्षारीय मृदा तक की जा सकती है, जिसका पीएच वैल्यू भारी दोमट मृदा पीएच वैल्यू आपका 4.5 से लेके 8 तक होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें इसकी वैरायटी की। इसकी वैरायटी सबसे पहले आएगी आपकी अर्ली वैरायटी। अर्ली वैरायटी में आपकी कौन सा हो जाएगा, पूसा धान वन, पूसा बासमती 1509, पूसा सुगंध, ठीक है, इत्यादि। दूसरा है आपका लेट वैरायटी। लेट वैरायटी में आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रावन, ठीक है, नालंद, नरेंद्र, धान वन। ठीक है, आपकी जो हाइब्रिड वैरायटी है इसमें हो जाएगा आपका रत्नागिरी वन, ठीक है, शकुंतला वन इत्यादि। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम ऑफ सोइंग। देखिए इसका जो टाइम ऑफ सोइंग है इसका राइस का, वो आपका 15 जून से लेके 30 जुलाई तक कर सकते हैं। देखिए 15 जून से लेके 15 जुलाई तक आपका अर्ली सोइंग होता है, और जो आपका 15 जुलाई के बाद जितना भी सोइंग होता है वो आपका लेट सोइंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद आता है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखिए इसमें क्यों करते हैं, जितनी भी सीड में सीड बोर्न डिजीज होती है उनका लगने का खतरा कम हो जाता है सीड ट्रीटमेंट करने से, इसलिए आपका सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, थीरम 3 ग्राम पर केजी सीड का उपयोग करते हैं, यानी कि 3 ग्राम थीरम से 1 किलो सीड को उपयोग उपचारित करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जिससे कि उसके अंदर जितनी भी डिजीज है सीड बोर्न डिजीज वो खत्म हो जाए। ठीक,
इसके बाद बात करते हैं सीड रेट। सीड रेट आपका 3 तरह का है इसका, धान के आधार पर यानी बीज के आधार पर, ठीक है। महीन धान, मध्यम धान और मोटा धान। महीन धान आपका 30 केजी पर हेक्टेयर, मध्यम धान आपका 40 केजी पर हेक्टेयर, मोटा धान आपका 50 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। देखिए, जो आपका धान होता है वो कई तरह का होता है, मोटा होता है, मध्यम होता है और बारीक होता है, ठीक है। तो इसलिए महीन धान यानी पतला धान आपका 30 केजी पर हेक्टेयर, मध्यम धान आपका 40 केजी पर हेक्टेयर और जो मोटा धान होता है 50 केजी पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके बाद आया मेथड ऑफ सोइंग। मेथड ऑफ सोइंग में आपके इसके दो मेथड है, ठीक है। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट सोइंग, दूसरा है आपका ट्रांसप्लांटिंग। डायरेक्ट सोइंग में क्या होता है, डायरेक्ट सोइंग में कई मेथड है। सबसे पहले है आपका शुष्क खेत में छिटकवा विधि से बुआई, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं कि बीज शुष्क खेत होता है मतलब सूखा खेत, उसमें सीड को ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीधे बिखराई कर देते हैं, ठीक है। यह उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे वर्षा की कमी होती है, ठीक है। दूसरा है आपका शुष्क खेत में, शुष्क खेत में मेड़ों पर बुआई। इसमें क्या करते हैं, खेत सूखे खेत में जो मेड़ बना देते हैं उसके ऊपर इसका सोइंग करते हैं, ठीक है। ये भी सूखे एरिया में होता है। थर्ड है आपका लेहयुक्त मृदा में बुआई, ठीक है। लेहयुक्त समझते हैं, लेहयुक्त मतलब जब फील्ड में जिसमें क्रॉप लगाना है धान का उसमें इरिगेशन कर देते हैं, ठीक है। उसमें फिर आपको रोटावेटर या कल्टीवेटर के माध्यम से उसमें जुताई करते हैं जिससे वो जो मृदा है वो बहुत ही मुलायम हो जाती है, ठीक है। उसे ही लेहयुक्त मृदा कहते हैं। तो लेहयुक्त मृदा में बुआई, तो लेहयुक्त मृदा में ब्रॉडकास्टिंग मेथड से छिटकवा विधि से बुआई कर देते हैं, ठीक है, बीज को बखेर देते हैं। पर इससे क्या होता है, सीड का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम होता है। परंतु ये सूखे एरिया में जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अब यार ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे पहले आपको सीड बेड तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। सीड बेड तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर के लिए पोएत तैयार करने के लिए आपको 500 मीटर स्क्वायर, 500 मीटर स्क्वायर एरिया में नर्सरी डालनी पड़ेगी, ठीक है। और नर्सरी के लिए आपको डेपोंग विधि, डेपोंग मेथड से तैयार कर सकते हैं। देखिए डेपोंग मेथड सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है, ठीक है। इस विधि से क्या होता है, जो पौध होती है उसे बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले सीड को 10 से 12 आवर्स पानी में भिगो देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको 0.5 सेंटीमीटर की लेयर तैयार कर ली जाती है, ठीक है, सीड से। और उस लेयर को धान पुआल, पोलोथीन इत्यादि से ढक दिया जाता है। और जो ये लेयर होती है ना, इसे फर्श या पक्की जमीन पर तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर इसे पुआल या पॉलिथीन से ढक देते हैं और इसके ऊपर लगातार पानी का छिड़काव करते रहते हैं जिससे के कारण उसकी नमी बनी रहे उसमें सीड में, ठीक है। इस विधि से आपका 12 से 15 दिन में आपकी प्योर तैयार हो जाती है,
ठीक है, बहुत ही कम समय में के पयोद तैयार करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांसप्लांटिंग में क्या करते हैं, आपकी नर्सरी तैयार हो गई, पौध तैयार हो गई। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो प्लांट्स हैं आपको उनको एक एक करके निकालते हैं नर्सरी से, और आपकी उसे छोटे छोटी गुच्छी बना लेते हैं उसकी। ठीक है, उसके बाद उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, एक एक प्लांट को रोप रोप देते हैं। ठीक है, जिससे कि उसकी ग्रो हो जाती है और प्लांट तैयार हो जाता है आपका। अब बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। सबसे पहले आपका इसमें जो मैन्योर है उसमें आप 20 से 25 क्विंटल FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालते हैं। ठीक है, और उन्नतशील जातियों में देशी जातियां, उन्नतशील जातियों में आपका NPK 120 kg पर हेक्टेयर, 60 kg पर हेक्टेयर और 50 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और ये आपका देसी वैरायटी में 60 kg पर हेक्टेयर, 40 kg पर हेक्टेयर और 40 kg पर हेक्टेयर। देखिए 20 से 25 क्विंटल तो FYM प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे, यानी फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। ठीक है, उसके बाद NPK उन्नतशील जातियों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। और जो आपकी देसी वैरायटी है उनके अंदर आपका 60 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इरिगेशन पे। इरिगेशन में आपका सबसे पहला है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के समय 3 स्टेजेस की। ठीक है, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज, नंबर 3 है आपका ग्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, 3 स्टेज है इसके। सबसे पहले ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पर आपका इरिगेशन होना चाहिए अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उस समय पर 3 स्टेज में। ठीक है सर, दूसरा आपका फ्लावरिंग स्टेज पर आपका इरिगेशन होना चाहिए, और थर्ड आपका ग्रेन डेवलपमेंट यानी कि बीज बनते समय, दाने बनते समय आपका इरिगेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट में देखिए आपकी धान की फसल में बहुत सारे खरपतवार लगते हैं, जैसे मोथा, सांवा, भांगा, भांगरा। ठीक है, इत्यादि। इनके नियंत्रण के लिए आपको ट्रांसप्लांटिंग बुआई के 25 से 30 दिन बाद इन खरपतवारों को हाथ से उखाड़ देना चाहिए, या आपको निराई गुड़ाई के माध्यम से इनको खेत से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर बड़े एरिया में इसका कंट्रोल करना है तो उसके लिए मर्चेटी मर्चेटी हर्बिसाइड हर्बिसाइड को यूज करना चाहिए। इसका यूज बुआई के 2 से 3 दिन बाद कर देना चाहिए। ये क्या करता है कि जो खरपतवार होते हैं उनको ग्रो नहीं होने देता, उनको जमने ही नहीं देता। ठीक है, अब बात करते हैं डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट में सबसे पहले आपका डिजीज लगता है इसमें खेरा रोग। देखिए यह रोग आपका जिंक की डिफिशियंसी के कारण लगता है। ठीक है, और इस रोग की जो खोज है वो पंतनगर
विश्वविद्यालय पंतनगर यूनिवर्सिटी के द्वारा इस डिजीज की सबसे पहले खोज की गई थी। इस डिजीज में क्या होता है, जो सबसे पहले इसका जो सिम्टम्स है वो आपके प्लांट के लीफ पर दिखाई देते हैं। प्लांट के लीफ पर आपके भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है, या पीले कलर के, या पीले कलर के पत्ते पीले कलर में चेंज हो जाती है, ठीक है। जो ये धब्बे होते हैं सबसे पहले किनारों पर लगते हैं, फिर ये पूरी पत्ती को इफेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसकी ग्रोथ ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। टिलर्स कम बनते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, इत्यादि इसके लक्षण हैं, ठीक है। और इसकी जो नियंत्रण के लिए आपको 15 से 18 केजी जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर देना चाहिए। बुआई के समय आपको दे देना चाहिए, या इसका जब लक्षण दिखाई दे आपको पहली बार तो उसके टाइम पर भी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसमें क्या होता है, एक पत्तियों का झुलसा रोग है। इस रोग में क्या होता है, सबसे पहले जो इसका रोग जो लक्षण है सबसे पहले पत्तियों पर प्रकट होते हैं, ठीक है। पत्तियों का जो पत्तियों के किनारे पर राख जैसे धब्बे, राख जैसे धब्बे नजर आते हैं, ठीक है, किनारे पर, जो पूरी पत्ती को इफेक्टेड कर देते हैं, और पूरे पत्ती के बाद पूरा प्लांट इफेक्टेड हो जाता है इससे, ठीक है। इससे क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, टिलर्स कम बनते हैं और इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं आप, इसके नियंत्रण के लिए आपको कंट्रोल रेजिस्टेंट वैरायटी लगाना चाहिए, ठीक है। और मेटासिस्टोक्स की 0.3% मात्रा को उपयोग, मेटासिस्टोक्स की 0.3% मात्रा का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है आपका टुंग्रो वायरस। यह एक वायरस डिजीज है जो वायरस के द्वारा लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस डिजीज में जो आपका प्लांट होता है, आज तो कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, एक प्लांट पे आपका जो है सिम्टम्स दिखाई दिया, पर रात रात में इसका आपका जो सिम्टम्स है पूरे फील्ड में आपका हो जाएंगे, ठीक है। यह एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पत्तियों, इसमें सबसे पहले जो इफेक्ट होता है, सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर इस वायरस का इफेक्ट होता है, जो चलते चलते नए पत्तियों पर अपना प्रभाव डालता है। इसके कारण भी 20% तक क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद डिजीज बहुत सारी है, ब्लास्ट है, ठीक है, बहुत सारी डिजीज है, पर ये इंपॉर्टेंट डिजीज है। इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट। इंसेक्ट एंड पेस्ट यानी कि कीट प्रबंधन, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे कीट लगते हैं। एक तो लगता है आपका धान का गंधी कीट, इसमें क्या होता है, ये जो कीट होता है ये आपकी जो बालियां होती है उनका रस चूसता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो बाली होती है उनमें से कुछ बाली खोखली हो जाती है, सफेद कलर की हो जाती है, ठीक है, उनके अंदर कुछ नहीं होता, तो ये रस चूसता है उनका,
ठीक है, इसके नियंत्रण, ये इसके कारण बहुत क्षति होती है। ठीक है, इसके इसके नियंत्रण के लिए आपको बालियों का रस, इसके नियंत्रण के लिए आपको हेप्टाक्लोर 10% हेप्टाक्लोर की 10 से 20 केजी मात्रा पर हेक्टेयर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा लगता है आपका एफिड, यह जो इंसेक्ट है ये आपकी पत्तियों का रस चूसता है। ठीक है, इसके पत्तियों का रस चूसता है तो पत्तियों में बिल्कुल सूख जाती है और प्लांट भी इसके कारण इफेक्टेड हो जाता है पूरा। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, मेलाथियान, मेलाथियान 50 ईसी की 1.25 लीटर मात्रा का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और भी लगते हैं, जैसे आपका तना बेधक कीट, ये बहुत सारे कीट लगते हैं पर इम्पोर्टेंट है जो वो है ये वाले हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन आपका लेना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे पहले जैसे 1 वर्ष का ले सकते हैं, जैसे राइस, वीट, मूंग बीन। ठीक है, ये आपका 1 वर्ष का है, 1 ईयर। ठीक है, इसके बाद दूसरा ले सकते हैं राइस, वीट, उड़द बीन। ठीक है, और फिर ले लेंगे आपका, फिर दोबारा से राइस या मेज मेज ले लीजिए, ये आपका 2 ईयर का है। अब इसमें एक और ले लीजिए राइस, पोटैटो। ठीक है, शुगर केन और रैटून, ये आपका 3 ईयर का है। देखिए, खरीफ में आपने राइस लगा दिया, रबी में आपने वीट लगा दिया और मूंग बीन आपने जायद में लगा दिया, तो हो गया आपका 1 ईयर का। ठीक है, 1 साल का है। अब बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की। देखिए, राइस की जितनी भी वैरायटी है वो आपकी 100 से लेके 150 डेज में सभी पक जाती है। ठीक है, कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसमें 20 से 30 दिन, बालियां निकलने के 20 से 30 दिन बाद सभी वैरायटी मैच्योर हो जाती है। ठीक है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग है तब करनी चाहिए जब इसका दूध बालियों का गाढ़ा हो जाए। ठीक है, जब दूध गाढ़ा हो जाए, पक जाए। ठीक है, जब इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। आपकी हार्वेस्टिंग जो है हसियार हसियार या दराती की सहायता से करनी चाहिए, और इसकी जो मड़ाई है डंडों की सहायता से, इसकी जो मड़ाई है वो सब करनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी ओल्ड उपज। देखिए, इसकी जो देसी जातियों से 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, जो आपकी उन्नतशील जातियों से आपका 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होता है। ठीक है, नंबर 3 पे आपका है संकर किस्म यानी हाइब्रिड वैरायटी। इनसे आपका 40 से 50 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए, देसी जातियों से 15 से 20 क्विंटल,
उन्नत चीनी जातियों से 20 से 25 क्विंटल और संकर किस्मों से आपका 40 से 50 क्विंटल जो आपका उपज है वो प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई आपकी पैडी कल्टीवेशन कंप्लीट। ठीक है, अब आपने एक गोल्डन राइस के नाम सुना होगा। ठीक है, ये क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है। ठीक है, जिसका आविष्कार फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर वायर ने किया था। इस गोल्डन राइस का आविष्कार फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के पीटर वायर ने किया था। ठीक है, यह इसमें गोल्डन राइस में आपका अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन तीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, बच्चों में एक आपने बीमारी सुनी होगी, डिजीज सुनी होगी, जीरोप्थेलियम। क्या? जीरोप्थेलियम। ठीक है, इस बीमारी में क्या होता है, बच्चे पूर्ण रूप से अंधे हो जाते हैं। ठीक है, इस डिजीज के लिए इस डिजीज का जो है यह जो गोल्डन राइस है इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, इसके कारण बीमारी है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, अब इसका गोल्डन राइस क्यों कलर कहा जाता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन का कलर येलो होता है, इसलिए इस धान का कलर भी या इस चावल का कलर भी हल्का येलो होता है। ठीक है, ओके।